हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ रिफा हैं जिन्होंने इस बार सीएसआई नेट एग्जाम क्लियर किया है और उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में सीएसआई नेट क्लियर किया है। वो आज अपनी जर्नी के बारे में हर एक चीज डिस्कस करेंगी, क्या मुश्किलें हुई, कितनी क्या क्या उन्होंने किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफा, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सीएसआई नेट। Thank you so much, ma'am. It's my pleasure. I'm so happy to see you. सो रिफा, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ से अपनी एमएससी की और अभी आप क्या कर रहे हो सीएसआई की प्रिपरेशन के साथ साथ। Okay, ma'am. So I have completed my master's in microbiology from Sri Ramakrishna Institute that is located in Surat, Gujarat. Okay. After my master's, I started searching for the job. And luckily, I got the job within a month as a school teacher, and I was teaching biology subject to 11th and 12th standard. Okay. Then, ma'am, while I was working, I realized the importance and the benefit of this exam. Deep down, I always wanted to clear this exam, but ma'am, MSc में try किया था, but वो direction समझ में नहीं आ रही थी. I was very confused कि syllabus कैसे होगा, source क्या होगा. I always wanted to clear this exam, but मैम जब job किया ना तब main इसका जो benefit है वो पता चला. Then जॉब के साथ भी मैंने ट्राई किया कि मैं इसको क्लियर करने की ट्राई करूं, बट मैम वो ना इसमें टाइम टेबल होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है. लाइक हमने एक यूनिट लिया है जेनेटिक्स, हम टारगेट कर रहे हैं कि हमको इसको एक वीक में कंप्लीट करना है. बट जॉब के साथ क्या हो रहा था, वो एक वीक 1 मंथ जितना टाइम भी ले रहा था. जॉब मीन्स आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट. सो वो जॉब में टाइम जा रहा था. देन आई रिजाइन माई जॉब इन May 2023. ओके. उसके बाद मैंने मेन जो इसका प्रिपरेशन होता है वो स्टार्ट किया. फिर सितंबर में एग्जाम हुआ, तो मेरे पास 3-4 मंथ्स ही थे, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं अपना बेस्ट दूं. मैंने 4-5 यूनिट अच्छे से की और एग्जाम दिया. इसमें क्या होता है मैम, आप फर्स्ट यूनिट भी दे रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हो, तो आपको अच्छे से देना चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपन इज दैट यू विल एनालाइज योर मिस्टेक्स. आपको मिस्टेक फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चल जाती है और वो आप सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करते. ओके. यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही दे देना चाहिए, जा तू बैठ के आ जा, बट वो गलती नहीं करनी चाहिए. मेरा भी मतलब 3-4 मंथ्स ही थे मेरे पास, स्टिल मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके दिया. फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स पता चली, वो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में नहीं की. सो रिफा, इस बार का ये जो एग्जाम था इसमें आपकी कितने जो रैंक थी वो कितनी रही थी और उसी के साथ साथ परसेंटाइल आपकी कितनी हुई थी दिसंबर के अटेम्प्ट में, और आपके मार्क्स अगर आपको पता हो रॉ स्कोर कितना था आपका। Okay, ma'am, my rank was 116 and I scored 112.5 marks. And my ओके. percentile was 99.25 percentile. ओके, ग्रेट. सो रिफा, आप ये बताओगे कि अब मतलब जो सीएसआई की प्रिपरेशन है वो आपने बताया कि बेसिकली आपको रियलाइज हुई चीजें, तो आप ये बताओगे क्या रियलाइज हुआ, आपको क्या लगा कि क्यों सीएसआई नेट इतना इंपॉर्टेंट है। So ma'am, while I was doing the job, I realized that कि आप कितना भी हार्ड वर्क करो, आपके पास कितनी भी अच्छी टीचिंग स्किल्स हो, आप जब मास्टर्स करके निकलते हो, दिस इज हार्डकोर ट्रूथ, आपको सब प्रेशर की तरह ही देखेंगे और आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिलने वाला. वो आप जब तक एक नेशनल लेवल एग्जाम कोई भी क्रैक नहीं करोगे, आपको वो वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा. अच्छा. So I realized that I was working and I realized that मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा if I want to add value. And second thing is that ma'am, PhD was always a dream. I always wanted to do PhD and I was so passionate about it. तो मैंने सोचा कि मैम अगर अभी नहीं इसके लिए स्टेप लिया तो फिर ये चीज चली जाएगी और फिर लाइफ टाइम के लिए वो रिग्रेट होगा. डेफिनेटली. सो रिफा, आप ये बताओगे आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की थी, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। मैम मैंने ना पहले तो जो सिलेबस था वो डाउनलोड किया, देखा कि क्या सिलेबस है. जब सिलेबस डाउनलोड किया एंड जस्ट रैंडमली पीवाईक्यूज देखे, तभी मतलब मैम ये आइडिया आ गया था कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है. ऑब्वियसली नेशनल लेवल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट है ये चीज, तो वो रियलाइज हो गया था. देन मैंने सपोज जेनेटिक्स लिया, तो जेनेटिक्स में मैंने पहले ट्राई किया कि स्टैंडर्ड बुक रीड करूं, पहले डायरेक्शन नहीं होता है, तो आई वॉज कंफ्यूज. मैंने जेनेटिक्स खोला, पहले आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे आपका
मतलब मैंने ऐसे टेट्राड एनालिसिस सर्च किया तो आपका वीडियो आया, फिर मैंने आपका वीडियो देखा, मेरे को आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगी। अब टेट्राड एनालिसिस हमने पहले पढ़ा नहीं होता है, 12th में भी ये टॉपिक नहीं था हमको, और माइक्रोबायोलॉजी में भी नहीं था। तो मैंने आपका वीडियो देखा, मैं आपका बहुत अच्छा लगा, मैंने नोट्स बनाई, नोट्स को समझा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। देन आई रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स एंड पाथफाइंडर बुक रेफर की मैंने, पहले पाथफाइंडर में से रीड किया, देन स्टैंडर्ड पीवाई बुक में से रीड किया, देन पीवाईक्यू सॉल्व किए। ओके। तो वो आपका जो नोट्स थे उससे वो सॉल्व हो रहे थे, मेरे से पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व हो रहे थे। तो मुझे पता चला कि आपके वीडियोस अच्छे होते हैं, एंड आपके वीडियोस देख के नोट्स पहले बनानी है, देन स्टैंडर्ड बुक, देन पीवाईक्यू। ओके। तो आपने तो I बेसिकली follow this। ये फॉलो किया कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए मेरे, फिर आपने हाँ नोट्स बनाए और फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। हाँ हाँ मैम, हाँ सो इससे एग्जैक्टली। आपको लगा कि आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिल रही है चीजें समझने में, ऐसे आपको लगा? हाँ मैम बहुत ज्यादा, आपके वीडियोस, अपोप्टोसिस वाला जो टॉपिक था वो आपने कितना मतलब क्लियरली एक्सप्लेन किया, मैंने उसमें स्टैंडर्ड बुक भी नहीं पढ़ी थी, बस आपका टॉपिक में नोट्स बना दिए थे वो पढ़ के गई थी, और उससे सॉल्व हो जाते हैं आपके वीडियोस से, नोट्स बना के पीवाई के सॉल्व हो जाते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसमें मुझे मतलब स्टैंडर्ड बुक पढ़नी भी नहीं पड़ी, लाइक प्रोटीन टारगेटिंग वाला, मैंने आपके कितने सारे वीडियोस थे उसमें मैंने सब वीडियोस देखे, नोट्स बनाई प्रॉपर, और नोट से वो इजी हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में ये सब चीजें बहुत हार्ड लैंग्वेज में भी कभी कभी दी होती है, और बहुत लेंथी होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन वो जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरियो, अरे जीन एक्सप्रेशन इन लेमड़ा फाज वाला, वो वाला भी आपने, वो डायरेक्टली जब मैंने स्टैंडर्ड में देखा, सी1 क्या है, क्रो क्या है, वो समझ में नहीं आया, बट आपका वीडियो देखा तो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वो वीडियो अगर आप वो खुद से पढ़ने जाते हो ना पहली बार तो दिमाग घूम जाता है। मेरे को याद है मेरे हाँ सीएफआईआर के डेज़ में मैंने पहली बार जब उसको पढ़ा था ना मुझे 3 दिन लगे थे उस टॉपिक को पहली बार खुद से हाँ समझने में। मैंने खुद से समझा था वो टॉपिक सीरियसली 3 दिन मैम। लगे। बट वो फिर जब एक बार समझा देते हैं तो आपको उस वीडियो को भी शायद 2 बार देखना पड़ा होगा कि एक बार में वो इतना क्लियर नहीं होता। 1-2 बार हाँ आपको देखना 3 होता बार देखना पड़ा मैम, है ना? 3 बार फिर देखना वो पड़ा, क्लियर हो क्लियर जाता हो है। गया। हाँ, 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 वो क्लियर हो जाता है। सो आपने कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी रिफा इस बार? 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। आपने कौन-सी 3 छोड़ी थी? 9 9 डाइवर्सिटी वाली, अप्लाइड बायोलॉजी, एंड 13 मेथड्स इन एंड बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी आपने टेक्निक्स आपने बेसिकली छोड़ी थी। सो टेक्निक्स में कुछ भी हाँ ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ टेक्निक्स पढ़ी हो या कंप्लीट पूरा ही छोड़ दिया था आपने टेक्निक्स? मैंने एलाइजा वो सब थोड़ा बहुत किया था, बट वो मैम एकदम मैंने ऐसे लाइटली लिया था, 10 राइट। हो गई थी, तो फिर मैंने उस पर ही रिविजन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैम, फिर ज्यादा नॉलेज भी इसमें लेके, बट जो सब में ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो रिविजन है, तो वो डेफिनिटली 10 जो की थी वो पक्की की थी। वो पक्की की थी। और आप स्टैंडर्ड बुक्स आपने कौन-सी रेफर की थी? क्योंकि आप बता रहे हो कि आपने पहले वीडियोज़ देख के स्टैंडर्ड बुक्स रेफर हाँ की थी, तो कौन-कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आपने रेफर की थी रिफा? फर्स्ट चैप्टर के लिए लेनिंजर, देन ब्रूस एल्बर्ट, डेव बायो के लिए गिलबर्ट, देन प्लांट फिजियो मैंने पाथफाइंडर से ही किया पूरा, हुँ, हुँ, हुँ। देन एनिमल के लिए गाइटन एंड हॉल एनिमल फिजियोलॉजी के लिए, हुँ, हुँ। देन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन भी पाथफाइंडर से हो गया था, वो अच्छा, अच्छे से हो गया था। ओके, ओके। और जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर एसपी बायोलॉजी। सिंह करके एसपी सिंह करके भी एक बुक आती है, वो भी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए रेफर की थी, ऑथर ओके, का नेम है एसपी सिंह। अच्छा। देन बायोलॉजी में वॉटसन एंड वो वॉटसन वाली। वॉटसन मेन वॉटसन ही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मेट्स वॉटसन है या हाँ फिर लुईस 13 होगी हाँ की होगी आपने? हाँ वही। औ और जेनेटिक्स के लिए? जेनेटिक्स के लिए आई जेनेटिक्स करके आती है, रसेल वो की आई बहुत जेनेटिक्स। एकदम क्लियर हो गया, उसमें लैंग्वेज भी मैम बहुत इजी है, आई जेनेटिक्स। सो रिफा जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, तो स्टैंडर्ड बुक्स क्या है ना बहुत बड़ी बुक्स होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट हाँ खुद से जैसे शुरू में पढ़ने को जाए तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है हाँ और उस पे सोने पे सुहागा लैंग्वेज बहुत टफ है, वो भी नहीं समझ में आती हाँ है। अगर वो तो स्टूडेंट खुद से पढ़ने जाए तो ऊपर से जाती है, समझने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने टैकल कैसे किया? ये सारी चीज़ें आपने कैसे करी और स्टैंडर्ड बुक को कैसे आप अच्छे से पढ़ पाए? मैम पहले मैंने पाथ फाइंडर पढ़ी तो वो चीजें क्लियर हो गई थी, अब क्या होता है पाथ फाइंडर में कुछ चीजें दी हुई है जो स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, ये चीज भी है कि पाथ फाइंडर में इनहिबिटर्स के नाम अच्छे से दिए हुए हैं, और स्टैंडर्ड बुक में कुछ चीजें जो पाथ फाइंडर में नहीं है,
तो पहले जब पाथ फाइंडर पढ़ लेते वो तो टॉपिक हमारे माइंड में आ जाते हैं, हमको क्लियर हो जाते हैं, देन स्टैंडर्ड बुक अच्छे से वो रीड हो जाती है। आपको एक अच्छा, बार टॉपिक समझ में आ गया फिर तो चीजें इजी हो जाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बाकी जो आप यूट्यूब से देख लेते होगे उससे भी फिर आपको थोड़ा आइडिया आ जाता होगा कि कितना पढ़ना है, कितना हाँ नहीं पढ़ना है। बट ये मेहनत का हाँ काम हाँ आपको थोड़ा right. लगा होगा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने के लिए आपने बहुत थोड़ा मेहनत। ज़्यादा, है ना? क्योंकि हाँ मैं थोड़ा घूम के जा रहे हो आप पहले यूट्यूब देख रहे हो, फिर थोड़ा-सा पाथफाइंडर से पढ़ रहे हो, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, हाँ तो इट्स अ लिटिल लेंथी प्रोसेस। तो वो एक हाँ हो लेंथी था मैं। लेंथी था। मैम साइटोस्केलेटन वो सब जो टॉपिक्स है उसमें मतलब स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा मेरा था। क्योंकि एक्टिन उसमें वो जो एक्टिन माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले जो टॉपिक है उसमें पॉलीमराइजिंग एजेंट डीपॉलीमराइजिंग एजेंट उससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जी, जी, एंड जी। थर्ड अटेम्प्ट ये जो अभी हुआ उसमें भी था क्वेश्चन 4 मार्क्स। सीएसआईआर ने पूछा है। जी, 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 सीएसआईआर पूछ रहा है एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट से क्वेश्चन हाँ बिल्कुल। सो रिफा आप नोट्स भी बनाते थे? नोट्स की भी जैसे आपने बोला कि आप बनाते थे, तो किस हाँ तरीके से बनाते थे? नोट्स का कोई पैटर्न रहता था आपका? कैसे बनाते थे आप? हैंड रिटन नोट्स जो मेरी लैंग्वेज में हो एंड आई वॉज यूजिंग डिफरेंट कलर्ड पेन के वो थोड़ा अच्छा लगे। रिवाइज करने में मज़ा आए थोड़ा? हाँ हाँ प्रॉपर नोट्स है मेरी मैम, बहुत सारे बुक्स है मैम, हर एक चैप्टर के अलग अलग सो आप पूरे नोट से दिन हो जाते हैं। जी, जी, बोलिए, बोलिए, क्या? नोट से मैम ये सब जो रहता है वो इजी हो जाता है, जल्दी रिवाइज होता है। डेफ़िनिटली। बुक्स खोलनी नहीं पड़ती फिर आपको बार-बार, एक बार आपने कर लिया, बना लिया हाँ नोट्स, फिर वो हो जाता है, फिर आप रिवाइज़ करो उन्हीं से ही, तो वो बहुत हेल्प मिल जाती है। हाँ बस जब आप पहली बार नोट्स बना रहे हो ना, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो तो टाइम बाद में फिर कंज्यूमिंग वो हो हेल्प हो जाता है। जाता है। सो रिफा तुम किस हाँ तरीके से रिवाइज़ कैसे करते? जैसे तुमने नोट्स बना लिए, क्या रहता था तुम्हारा? कितने दिन में तुम एक टॉपिक रिवाइज़ करती थी? कितनी बार तुमने कोई एक यूनिट रिवाइज़ की होगी एग्ज़ाम से पहले? मैम सपोज ऑन फर्स्ट डे मैंने नोट्स बनाई, एक टॉपिक है सपोज सेल बायोलॉजी का कोई टॉपिक ले लेते हैं, मैंने उसकी नोट्स बनाई। हुँ। कैंसर है सपोज, कैंसर टॉपिक है, हुँ, हुँ। देन आई स्विच टू नोट्स बनाने के बाद नोट्स को रीड करने के बाद स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस बुक उसके हुँ, पीवाईक्यू, ये हुँ, एक दिन में हो गया। अभी जो सेकेंड डे आएगा, सेकेंड डे आई वाज डूइंग द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, जो पहले दिन किया है उसका रिवीजन करना है। देन सेकेंड नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मीन्स जो नया टॉपिक है उसके नोट्स बनाओ, देन स्टैंडर्ड बुक पीवाईक्यू। थर्ड डे पे फर्स्ट जो 2 दिन पे किया है उसका रिवीजन पहले, बाद में नया टॉपिक। तो ऐसे करके रिवीजन भी होता था और चीजें कंप्लीट भी हो जाती थी। ओके, सो ये लब शायद और आपने मैम मेरे रिवीजन हुँ, हुँ, बोलिए। रिवीजन 10 to 15 टाइम्स किया होगा। 10 टू 15 टाइम्स किया होगा। ये शायद आपने वो हाँ रिवीजन स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वही वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी लग रही है कि आज आप हाँ पढ़ते हो तो हाँ कल मैम, रिवाइज़ करो। फर्स्ट और सेकंड डे जो पढ़े आपकी वो थे हाँ, ये आपकी वही स्ट्रेटेजी भी मैं यूज करती थी। चलो मुझे खुशी है कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके सिलेक्शन भी हो रहा है और चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रही है। तो रिफा मुझे बहुत-बहुत खुशी है इस बात की। आप ये बताओ मैम योर स्ट्रेटेजी आर सुपर्ब, बहुत थैंक अच्छी स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच रिफा, थैंक यू सो मच। सो रिफा आप ये बताओगे कि सीएसआईआर का जो एग्ज़ाम था वो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? किस तरीके से अटेम्प्ट किया था? कौन-सा सेक्शन पहले फिर कौन-सा वो कैसे किया था आपने? मैम पहले पार्ट सी किया था, हुँ, हुँ। पार्ट सी को मैंने 1 घंटा दिया था। मैम क्या हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे सब आता था, मेरे पास सब इंफॉर्मेशन थी, बट मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं, और ओके, ऐसे ही एग्जाम में बस इतना सोच के गई थी सी बी ए करना है ये हाँ, सीक्वेंस में। तो क्या हुआ उसमें पार्ट सी मैंने पहले किया, हाँ, बट पहले अच्छे से 18 to 19 क्वेश्चन हो गए, आई वाज श्योर कि ये राइट है। बट क्या हुआ मेरी नजर वो टाइमर पे पड़ी और उसमें 1 hour and 40 minutes ऑलरेडी हो गए थे, तो वो अच्छा, देख के मैं एकदम पैनिक कर गई, सामने चला गया मेरा। तो उसके बाद जो हुआ ना फिर रॉन्ग टिक होने लग गए क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। हाँ, पार्ट हाँ, बी में भी फास्ट फास्ट रीडिंग करके फास्ट फास्ट टिक कर दिए तो सिली मिस्टेक्स हो गई उसमें भी। तो डेफिनिट इस बार मैंने आपका स्ट्रेटेजी वीडियो पहले ही देख लिया था, एग्जाम के एक दिन पहले रात में ही देख लिया था, और मैंने प्लान कर दिया था कि पहले पार्ट सी देन बी देन ए, वो सही है। बट पार्ट सी को 1 घंटा देना है, उसमें 18 to 19 जितने हुए उतने 1 hour में। जी, देन पार्ट बी करना है 30 minutes, ओके, देन पार्ट सी, एंड देन फिर सेकेंड राउंड। एंड जो फर्स्ट राउंड था उसमें रॉन्ग टिक नहीं करना है, मतलब तुक्के वाले टिक नहीं करना है जिसमें जी, हम कंफ्यूज रहते हैं, दो के बीच में ओवर रिस्क नहीं लेना है। हाँ तो जी, फिर सेकेंड राउंड पे गई, सेकेंड राउंड के बाद भी मुझे अच्छे मिल गए, 4 मार्क्स के 5-6 मैंने टिक कर लिए, देन बी देन ए।
थर्ड राउंड की जरूरत नहीं पड़ी मैम, मैंने काउंट किया मेरे 140 जितने हो रहे थे मार्क्स, तो बस अच्छा। आई वाज सेटिस्फाइड। ओह दैट्स ग्रेट। सो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे पार्ट सी में, पार्ट बी में, पार्ट ए में, कितने कितने क्वेश्चंस किए थे आपने? पार्ट सी में 24, अच्छा। जिसमें से 20 राइट हो गए। अच्छा। देन पार्ट बी में 20 किए थे, 17 राइट थे। हम्म। एंड पार्ट ए में 6 किए थे, जिसमें से 3 राइट थे। ओके, ओके। तो मतलब आपने बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, बहुत ज़्यादा के हाँ पीछे आप नहीं भागे, आपने बहुत समझ, जैसे आपने बोला 140 मैंने कर हाँ, दिए तो मैं रुक गई, मैंने क्योंकि कहा मैं, बस ठीक है। हाँ, हाँ लास्ट टाइम ना सेकेंड अटेम्प्ट में पार्ट बी में बहुत सारे ऐसे टिक कर दिए थे जिसमें फिर वो नेगेटिव मार्क्स में मार्क्स चले गए। ओके, तो हाँ, इसीलिए मैंने ये जो 3 रॉन्ग भी हुए ना मैम, ये लास्ट में मैंने किए। मैंने अच्छा, सोचा 0.5 है, रिस्क ले लेती हूँ, और उसमें वो मेरे तीनों रॉन्ग हो गए। अरे! फर्स्ट राउंड में 17 किए थे, वो पूरे राइट थे। मैंने अच्छा। सोचा क्यों किया। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, इट हैपेंस, क्योंकि लिए हाँ ऑब्वियसली आप 100% जो होता है पूरा करेक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। आपको आती है चीज़ें, अगर आप घर पे हाँ बैठ के करोगे तो शायद कर भी दोगे, पर उस टाइम प्रेशर हाँ रहता है इतना, तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो जब आप हाँ 75 में से चूज़ कर रहे थे, तो क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी? चूज़ किस तरीके से, आपने किस बेसिस पे किए थे? क्या आपका ये था कि मैच द कॉलम पहले सेलेक्ट करूँगी, या ये यूनिट्स के पहले सेलेक्ट करूँगी? कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी सोची थी पार्ट सी से रिलेटेड? मैच द फॉलोइंग का मैम सोचा था कि मैच द फॉलोइंग अच्छे से करूंगी। हाँ। देन मेरा कॉम्बिनेशन वाला भी काफी अच्छा है कि कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना होता है, तो वो वाले मैंने सिलेक्ट किए थे। हुँ, हुँ। देन जिसमें लगे कि मैं श्योर हूँ, जो यूनिट्स अच्छे से पढ़ी है, लाइक देव बाय मेरा बहुत अच्छा है, हुँ, तो हुँ। उसमें मैं श्योर रहती हूँ कि मेरा राइट है, तो वो मैंने किए थे। अच्छा, तो ओके। यूनिट्स अच्छे से आती है, जेनेटिक्स भी अच्छा है वो सब, जिसमें हाँ मैम लगता है कि ये मेरा वीकनेस है, हमको पता होता है, यू नो योरसेल्फ बेटर राइट। डेफिनिटली। हमको पता होता है ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, हुँ, तो हुँ, आई हुँ। नो दैट मेरी स्ट्रेंथ डेव बायो है, जेनेटिक्स है, मोल मोल बायो है, सेल बायोलॉजी है। बट मेरी वीकनेस है वो जो इकोलॉजी का सब टॉपिक होता है, मेजर टेरेस्टेरियल बायोम, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, वो मैम पहले की समझ में नहीं आता था, अभी पढ़ा था, बट स्टिल मेरे को वो रिस्की लगता है मार्क करना। तो डेफिनिटली। वीकनेस जो मेरी थी मैंने वो टिक मार्क नहीं किया, मैंने सोचा इतने सारे ऑप्शन है, 75 एमसीक्यूज है, उसमें से 25 करना है, तो जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं वही टिक करूँ, वो एक के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने की, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी-कभी फँस जाते हैं स्टार्टिंग के, जैसे क्योंकि शुरू से अगर हम देखें तो नॉर्मली बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले होते हैं, फिर सेल बायो। तो शुरू में हाँ अगर स्टूडेंट ने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा, उसके क्वेश्चन पढ़ने लग जाए, तो वो टाइम वेस्ट वाली बात है। तो बहुत सोच समझ के आपको हाँ अपने 3 घंटे यूटिलाइज़ करने चाहिए। सो रिफा, जब आप हाँ। प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपके हिसाब से आपको ऐसी कौन-सी यूनिट लगी जो आपको लगी कि ईज़ी है, आपके लिए ईज़ी है, और ऐसी कौन-सी यूनिट आपको लगी जो टफ थोड़ी-सी, आपको प्रिपरेशन में थोड़ा मुश्किल आया उसको करने में? डेव बायो इजी लगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन जेनेटिक्स, और प्लांट फिजियोलॉजी भी अच्छा था। हाँ, हाँ। फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, हाँ जी। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है, एंड एंजाइम वाला, हुँ, हुँ। वो काफी अच्छे से हो गया, एंड अमाइनो एसिड वाला पूरा टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब, मतलब लिपिड्स वाला मैंने छोड़ दिया था उसमें से पार्ट, बस लिपिड्स ही नहीं किया था। अच्छा। और बाकी वैसे आपका सही था, मतलब बाकी इतना हाँ कुछ लगा नहीं। ओके। सो इसके अलावा आप ये बताना चाहेंगी कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने अपनी जॉब छोड़ी थी। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जब एक फिक्स्ड अमाउंट आता है, वो जब हम छोड़ देते हैं, घर पे बैठे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस लगते थे या बुरा लगता था, प्रोक्रेस्टिनेशन होता था, डीमोटिवेशन होता था, ऐसी सारी चीज़ें भी हो रही थी? मैम, वो तो मतलब होता है, लाइक अप्स एंड डाउन आते हैं। आई वॉज फीलिंग लो, मतलब जो क्लासमेट्स बताते थे कि हमारी नई जॉब लग गई, हमको इतनी सैलरी मिलती है, तो कभी कभी ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा करियर एक जगह पे स्टक तो नहीं हो गया, मैं आगे बढ़ ही नहीं रही। फिर मैंने सोचा कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, मेरे को जो मिलना है वो राइट टाइम पे मिल जाएगा, वो लोग को मिल गया, मेरा टाइम अलग है, व्हाई टू कंपेयर। ओके, अरे मैंने वाह! बस यही सोचा, आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद को मोटिवेट करते थे, क्योंकि अपने खुद से अच्छा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता है। जो हम खुद को बोले वो सबसे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन है। और इसके अलावा आप डेली रूटीन क्या मेंटेन करते थे? आप कितने टाइम जो है पढ़ते थे? कितना टाइम आप रिवीजन को देते थे, नए टॉपिक्स को देते थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते थे? कोई ऐसा टाइम मेंटेन रखते थे आप? टाइम मतलब मैं उठती थी ब्रेकफास्ट बाद, जिम के बाद, मतलब
जनरल एप्टीट्यूड करती थी, 1 घंटा जनरल एप्टीट्यूड। देन जनरल एप्टीट्यूड के बाद जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो, एंड रात में मतलब 12-11 बजे से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करती थी। डिनर के बाद पीवाईक्यू, और सुबह में पूरा जो टॉपिक्स हमको कंप्लीट करने होते हैं वो। ओके। और अब ये आपका करती प्लान थी। श्योर है कि मतलब अब आपको पीएचडी करनी है, ऐसा कुछ सोचा है आपने? कौन से इंस्टीट्यूट को आप टारगेट करने वाले हो? किसमें आपको इंटरेस्ट है? ऐसा कुछ सोचा है अभी तक आपने रिफ़ा? आईआईटी में, आईआईटी में चाहिए। अच्छा, आईआईटी में चाहिए, आप सोच के बैठे हो कि मुझे आईआईटी में ही जाना है। हाँ, मैं काश तो आप मैम प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप थोड़े पहले पहुँचते इंटरव्यू तो हम आपको एमएससी में पहुँचा देते आईआईटी में, क्योंकि एमएससी में जा सकते हो ना आप आईआईटी जामोद सीरियसली डायरेक्टली। मैम, तब मैम कोविड और वो सब का भी बहुत था, हाँ, हाँ। तो फिर ये सब मैंने इतना सोचा नहीं, वो टाइम पे कर लेना चाहिए था, ये है। हाँ। उस टाइम पे एक बार अगर आप एमएससी में आईआईटी में पहुँच जाते हो तो बहुत चीज़ें भी पता चल जाती है और आगे का पाथ भी बहुत ईज़ी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अभी जब हाँ हम मैम, करते हैं, बट अब सीरियसली आपने आई सीएसआर एग्री। क्लियर कर लिया है तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसके अलावा रिफ़ा, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डेफ़िनिटली सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं जाके पढ़ना चाहते होंगे। सबके अलग-अलग होंगे, सब अलग-अलग तरीके से तैयारी करते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, आई वांट टू टेल देम कि बी कंसिस्टेंट। ऐसा मत करो कि एक दिन आप 6 घंटा पढ़ रहे हो और नेक्स्ट डे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, फ्रेंड के साथ बाहर चले गए, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, ये मत करो। थर्ड डे फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, फोर्थ डे पढ़ने बैठे। अगर पढ़ रहे हो तो रोज पढ़ो। हाँ। पहले दिन भले आपने 6 घंटा पढ़ा है चलेगा, दूसरे दिन 4 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो। वो टाइम टेबल आपको कंप्लीट करना है कि 1 महीने में आपने प्लान किया मेरे को 3 चैप्टर करने, 4 चैप्टर करने, तो आपको करो। बिकॉज मैं भी ऐसे ही करती थी, मैंने अगर आज प्लान किया मैं ये टॉपिक करूंगी, मैं वो करके ही सोचती। अच्छा। देन सेल्फ और स्टडी से रिलेटेड आप थोड़ा-सा पीवाई गाइड करिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उनसे रिलेटेड ही आप थोड़ा उन्हें बता सकते हो कि कैसे मेंटेन हाँ रखें अपना टाइम जो है। वैसे आपने बताया कि एक तो स्टक रहो कि इतना ही करना है तो करना है, उतना अपने मेंटल हाँ, स्टेबिलिटी लेकर आओ। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को, तो उस कंडीशन में वो क्या करे? अगर कोई पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कुछ? सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो, मैम के वीडियोस देख सकते हो, अवंतिका मैम के बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं। आपका जो डिफिकल्टी हो रही है वो चली जाएगी, ओके। और अब अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। और इसके अलावा मैंने तो आपके पीवाईक्यू। मैम वीडियो देखे थे, आपके वीडियो से ही हुआ है। थैंक यू सो मच रिफा, वो थैंक लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपके वीडियोस देखें। थैंक यू रिफा। और इसके अलावा पीवाईक्यू एंड में आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली अभी जो है वो पैटर्न थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, और कट ऑफ भी वो लोग ने बढ़ा दिया है, हुँ, तो हुँ। उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो और आपको इन डेप्थ नॉलेज लगेगी। डेफिनिट ऐसा भी नहीं है कि आप पाथ फाइंडर करोगे और पाथ फाइंडर से आपका हो जाएगा, डेफिनिटली। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज आपको लगेगी। सो रिफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद बंसल बायोलॉजी, और इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें तो आपने बताई है, मुझे डेफिनिटली उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच रिफा फॉर जॉइनिंग विद बंसल बायोलॉजी एंड विश माय यू ऑल द प्लेजर मैम। बेस्ट फॉर पीएचडी। थैंक यू। बाय बाय। हाँ, थैंक यू। बाय।